स्टार्ट स्ट्रीमिंग किया कि रिकॉर्डिंग किया, एक बार देख ले। वो क्या होता है? हाँ चलो आज ठीक है। हाँ चलो देखो बेटा, अब बात करने वाले हैं। अब देखो, नया हो ये पुराने हो सबको समझ में आएगा अब क्योंकि हम नए टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं। नया टॉपिक है बेटा, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम? स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स क्या होता है, इसके बारे में पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं हम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स की एप्लीकेशंस क्या है? जैसे कि आपको पता है कि बेटा डेली लाइफ में स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। जैसे कि आप जो घर में आपके पहले पुराने जमाने में टीवी होता था ना, बड़ा का बड़ा बॉक्स होता था ना, सो दैट इज द पहले। अभी तो फ्लैट आते हैं ना फ्लैट, ठीक है। पहले जो जमाने में आज से 15 साल पहले की बात बोल दी जाए, 10 से 15 साल पहले की बात बोलेंगे तो एक बेटा एक डब्बा सा बॉक्स आता था टीवी का, जिसे हम क्या कहते थे, वो बेस था बेटा कैथोड रे ट्यूब पे। किस पे बेस था? कैथोड रे ट्यूब पे। जो कैथोड रे ट्यूब है ना, वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एक्सप्लेन क्या है, ये एप्लीकेशंस है। सिमिलरली आप बेटा किसी की हड्डी फसली अगर टूट जाए, किसी आपकी छोड़ो यार, किसी दुश्मन की बोलेंगे हम, सो किसी की अगर टूट जाए तो वो एक्सरे करते हैं। क्या करते हैं? एक्सरे होता है ना, एक्सरे रेडिएशंस का बम्बारमेंट होता है, जहां कहीं पे भी फ्रैक्चर हो वो दिखाई देता है, क्योंकि जो एक्सरेज है वो बेटा बोन को पेनिट्रेट नहीं करती है, तो जहां कहीं भी गैप गिर जाएगा वो गैप में से पास हो जाएगी वो। तो एक्सरे जो है वो एप्लीकेशन है बेटा स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, मतलब एक्सरे जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम का ही क्या है, एप्लीकेशन है। मैंने आपको बोला था बेटा कि जो एटम्स है वो एटम मैटर का एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, बोला था कि नहीं बोला था? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल और टीनी पार्टिकल ऑफ एवरी मैटर, और दैट्स एवरी मैटर इज बिल्ड ऑफ ए स्मॉल टीनी पार्टिकल, दैट इज एटम। और एटम जो है, ये वर्ड जो है बेटा, ये एटोमियो पे से आया था, और एटोमियो का मतलब होता है दैट इज अनकटेबल, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। समझ में आ रही ना बातें? एटम को आप फर्दर नहीं तोड़ सकते, लेकिन अगर एटम को तोड़ दिया जाए तो फिर बेटा भयंकर बात होती है। जैसे कि आपको पता होगा हिस्ट्री में 1946 1945 के आसपास हिरोशिमा और नागासाकी जापान में एटम बॉम्ब डाले गए थे, और उसकी तबाही आपको पता है कितनी डेंजरस तबाही थी उसकी। ये बेटा क्या था, ये न्यूक्लियस टूटने की वजह से हुआ था। मैंने क्या बोला था आपको? मैंने ये बोला था आपको कि एटम को तोड़ा नहीं जा सकता। कैसे? वो वहां पे कहां पे एप्लीकेबल होता है, जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो एटम को नहीं तोड़ा जा सकता। लेकिन एटॉमिक बॉम्ब में एटम बॉम्ब में न्यूक्लियस टूटता है बेटा। क्या टूटता है? न्यूक्लियस टूटता है, और न्यूक्लियस टूटने के बाद में एक चेन रिएक्शंस होती है। मतलब देखो, एक बड़ा सा न्यूक्लियस है, एक बड़ा सा न्यूक्लियस को डाल दिया यहां पे, तो वो क्या हो जाएगा, दो छोटे न्यूक्लियस में टूट जाएगा, दो छोटे न्यूक्लियस में टूटेगा, वो जो दो न्यूक्लियस है वो आगे और 4 न्यूक्लियस में टूटेंगे, वो आगे 8 न्यूक्लियस में टूटेंगे, वो आगे 16 न्यूक्लियस में टूटेंगे, आगे 32 न्यूक्लियस में। इस तरीके से चेन रिएक्शंस क्या हो गई थी बेटा, चेन रिएक्शंस हुई थी उस वक्त में 1945 1946 में हिरोशिमा और नागासाकी में। बेटा लोग जले नहीं थे उस टाइम में, लोग इवेपोरेट कर गए थे। इवेपोरेट समझता है ना आपको, एकदम भाप बन के बाहर, जैसे कि पानी की, जैसा क्या होता है समर के दिनों में आप जैसा पानी उबालते हो ना बारिश के दिनों में पीने के लिए, तो पानी की कैसी भाप होती है, वेपर्स होती है, वैसे लोग जो है ऐसे उबल गए थे वहां पे, मतलब वेपराइज हो गए थे। इतना ज्यादा टेम्परेचर था उसकी वजह से, और चेन रिएक्शंस की वजह से। और उससे भी ज्यादा टेम्परेचर कहां पे होता है, सन पे होता है, आपको पता है ना। तो बेटा ये भी बताऊंगा आपको मैं कि वो एटम बॉम्ब जो है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर का एप्लीकेशंस कैसे है, न्यूक्लियर फिजन किसे कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन किसे कहते हैं, ये सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो थोड़ा सा बेसिक से लेके चलूंगा, कुछ बच्चों को पता भी है और कुछ बच्चों को नहीं पता है, तो फिर भी हम बताना तो जरूरी है। इधर देखिए, अब बात करते हैं बेटा दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर की, या फिर उसे लिखा जाता है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। देखो स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे जो है बेटा नीट में 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, 1 से 2, मतलब एक क्वेश्चन आ गया तो 4 नंबर है, और 2 क्वेश्चन आ गए तो 8, मतलब 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं किसके ऊपर, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम इसलिए जरूरी है बेटा कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बाद में मैं पीरियोडिसिटी पढ़ाऊंगा। अगर आपको पीरियोडिसिटी समझना है तो आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम समझना चाहना चाहिए, और पीरियोडिसिटी अगर आपको समझ में आ गया तो आपको केमिकल बॉन्डिंग समझ में आएगा। और केमिकल बॉन्डिंग पे बेटा 1 क्वेश्चन नहीं आता है, 2 क्वेश्चन नहीं आते, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेटा नीट में केमिकल बॉन्डिंग पे टोटल 7 क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्ट मतलब एक यूनिट से नहीं आते, उसके एप्लीकेशंस पे आते हैं। तो वो समझने के लिए आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम समझना पड़ेगा। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बाद में हम बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग की, केमिकल बॉन्डिंग से पहले बात करेंगे पीरियोडिसिटी। जो मैं आपको एलिमेंट बोलने लगा रहा था, हाइड्रोजन, हेलियम, लिथियम, ये एलिमेंट अब 2-3 दिन से वो बंद कर दिया था, ठीक है। मंडे से फिर से स्टार्ट कर देंगे उसको, जन गण मन अपना, ठीक है। तो अब इधर देखिए बेटा, अब बात करेंगे हम दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम की। किसकी बात करेंगे?
स्ट्रक्चर ऑफ एटम की ज्यादा डिटेल में जो पहले बताया था वो बातें नहीं बात करेंगे, सिर्फ जो यहां पे जरूरी है उसकी बात करेंगे। मैंने क्या बोला था, एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ ए स्मॉलेस्ट टीनी पार्टिकल और टीनी पार्टिकल दैट पार्टिकल विच इज कॉल्ड एज द एटम। और एटम के बारे में दुनिया की कोई भी चीज हो, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर क्या हो जाए बेटा, गैस हो जाए, वो किससे बना हुआ है, एटम से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, मतलब दुनिया की जो कोई भी चीज है वो बेसिकली किससे बनी हुई है, एटम से बनी हुई है। और ये बेटा ये बात डाल्टन ने भी बोली थी कि नहीं बोली थी बेटा, ये बात जो है ये डाल्टन ने भी बोला था कि एटम जो है वो किसी भी मैटर को बनाता है, या कोई भी मैटर बेसिकली एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एटम। और दूसरी बात, मैंने एक बात और बोला था आपको कि ये जो एटम जो वर्ड है बेटा, दैट्स एटम इज अ वर्ड, दैट एटम इज अ वर्ड, इज कम्स फ्रॉम द वर्ड एटोमियो। क्या बोला था, एटोमियो, ऐसी था ना, एटोमियो। और ये एटोमियो का मतलब क्या होता है, विच मीन्स अनकटेबल। विच मीन्स क्या होता है बेटा, अनकटेबल, मतलब इसे आप कट कर सकते हो नहीं, इसे तोड़ा नहीं जा सकता, इसे डिवाइड नहीं किया जा सकता, और जिसे डिवाइड नहीं किया जा सकता उसी का नाम होता है बेटा एटोमियो। और एटोमियो पे से ही वर्ड आया है, दैट इज एटॉमिक। आप बोलते हो ना एटॉमिक 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 एटॉमिक, बोलते हैं हम हमारे डेली लाइफ में, बोलते हैं कि उसकी जो फ्रेंडशिप है उसके साथ में एकदम एटॉमिक है। एटॉमिक का मतलब क्या होता है, नॉन टूटेबल, जो टूटे ना। समझ में आ रही ना बातें, तो लाइक दैट उसी तरीके से बेटा एटम को भी तोड़ा नहीं जा सकता ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। इसके लिए बेटा जॉन डाल्टन ने एक थ्योरी दी थी, उसे बोला गया डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अब बात करेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की, तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने, जॉन डाल्टन ने 1808 में कुछ पोस्टुलेट्स बताए एटम के रिगार्डिंग। उसने बोला कि एटम ऐसा होगा कुछ, लेकिन उसकी सारी बातें करेक्ट नहीं थी, उसकी कुछ बातें करेक्ट थी। बाद में फिर नया मॉडल आया एटम के बारे में, जैसे कि आपको पता ही होगा, दैट इज थॉमसन का एटॉमिक मॉडल है। थॉमसन का एटॉमिक मॉडल है जे थॉमसन ने एक एटॉमिक मॉडल दिया, वाटरमेलन मॉडल कहते हैं, तरबूज खा रहा होगा, आगे दिमाग में बात, तो तरबूज की तरह बोल दिया एटॉमिक मॉडल, वो भी देखेंगे हम। थॉमसन के बाद में बेटा फिर रुदरफोर्ड आए, रुदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। तो सारे एटॉमिक मॉडल हम इस स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इधर देखो बेटा, जॉन डाल्टन की बात बताता हूं, जिसने एटॉमिक थ्योरी दी, उसे बोला जाता है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। क्या बोलते हैं उसे, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो देखो यहां पे अब बात करेंगे, दैट इज डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। एक एक बात लिख के दूंगा आपको, कोई बात नहीं। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ये पहले भी मैं आपको बेटा मोल कंसेप्ट के शुरुआती जो पहला या दूसरा लेक्चर होगा आई थिंक, उसमें ये बात आपको बता चुका हूं, लेकिन बहुत सारे बच्चे नहीं थे, अब उनके लिए दोबारा से बताऊंगा, थोड़ा सा कुछ नई बातें भी बताऊंगा, ऐसे नहीं कि फिर सारी बातें घिसी पीटी होगी, कुछ नई बातें भी होगी। ठीक है, इधर देख लीजिए आप, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एवरी मैटर्स। पहला पोस्टुलेट क्या था उसका, एटम। इधर देखो बेटा, लिख के बता रहा हूं आपको, दैट इज एटम इज ए स्मॉलेस्ट, इससे छोटा पॉसिबल है क्या, नहीं, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ और द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एवरी मैटर, मतलब एवरी मैटर इज कंपोज ऑफ, और एवरी मैटर इज कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एंड दैट स्मॉलेस्ट पार्टिकल व्हिच इज कॉल्ड एज द एटम्स। क्या बोलेंगे उसे, एटम। आ रहा है ना सबको समझ में बेटा, एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एंड दैट स्मॉलेस्ट पार्टिकल व्हिच इज कॉल्ड एज एटम। क्या बोलेंगे उसे, एटम बोलेंगे। नेक्स्ट देख लीजिए, दूसरा पोस्टुलेट क्या था, एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। मतलब एटम को बेटा नष्ट नहीं किया जा सकता, एटम को उत्पन्न भी नहीं किया जा सकता। समझ में आ गई ना बात बेटा, दोबारा से सुनो, एटम को आप खत्म नहीं कर सकते या उसे पैदा भी नहीं किया जा सकता, उसे बोलते हैं एटम। सो देखते, दैट इज एटम नाइदर बी बोलो, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। ये तो समझ में आ रहा है ना बेटा, साफ साफ हिंदी में लिखा है ये तो। सो दैट इज नॉर बी डिस्ट्रॉय, मजाक की बात थी। सो दैट इज नाइदर बी डिस्ट्रॉय ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। बेटा किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ना तो एटम नष्ट होते हैं ना तो एटम उत्पन्न होते हैं। अब ये क्या था, ये प्योर हिंदी था, ठीक है। सो दैट इज एटम्स नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। और तीसरा पोस्टुलेट क्या था,
एक एलिमेंट्स के, सेम एलिमेंट्स के सारे एटम क्या हो जाएंगे? सेम। डिफरेंट एलिमेंट के सारे एटम क्या हो जाएंगे? डिफरेंट। जैसे मैंने आपको बोला था, मेरे सारे एटम क्या होंगे? सेम। आपके सारे एटम क्या हो जाएंगे? सेम। लेकिन मेरे और आपके एटम क्या हो जाएंगे? डिफरेंट। सो उसे बोला था एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर सेम, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। मतलब मास में भी डिफरेंस आएगा। समझ में? मुझे एक बात बताइए, मेरे पास में मान लीजिए ये कार्बन है, ये क्या है? कार्बन है। तो इसके अंदर जितने भी कार्बन, एक कार्बन का एटम होगा क्या? अगर मैंने 1 मोल ऑफ कार्बन लिया तो एवोगाड्रोस नंबर ऑफ कार्बन एटम हो गए। सही है ना? अरे 1 मोल ऑफ कार्बन अगर लेते हैं हम, दैट इज 12 ग्राम ऑफ कार्बन, 12 ग्राम ऑफ कार्बन। तो बेटा 12 ग्राम ऑफ कार्बन में क्या एक कार्बन होगा? नहीं। एवोगाड्रोस नंबर ऑफ क्या होने वाले हैं? कार्बन। ओ इधर देख तू, सो दैट इज एवोगाड्रोस नंबर ऑफ कार्बन। तो एवोगाड्रोस नंबर ऑफ जो कार्बन होंगे बेटा, सबका कार्बन का मास क्या होगा? सेम। सबका साइज क्या होगी? सेम। सबका शेप कैसे होगा? सेम। सबको समझ में आ रहा है ना? सबकी प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम। समझ में आ रही है क्या बातें? एक कार्बन ऐसा होगा क्या कि एक कार्बन बोलेगा कि मैं एयर के साथ में रिएक्शन करूंगा, दूसरा बोलेगा नहीं 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 मैं नहीं करूंगा रिएक्शन, ऐसे होगा क्या? नहीं। तो ऑल रिस्पेक्ट में बेटा सारे के सारे जो कार्बन है वो क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। क्लियर है बातें? वही तो बोल रहा हूं आपको, atoms of same elements are same and atoms of different elements and different। क्लियर है बात? इधर देखो, यही बात लिख रहा हूं बेटा, atoms of same elements, atoms of same elements, atoms of same elements are, बोलो ना, atoms of same elements are same and बोलो atoms of different element, atoms of different elements are different, atoms of different elements are different in all respect। क्लियर है बात? यहां पे आगे सबको समझ में? सारे रिस्पेक्ट में बेटा atoms of same element सेम हो जाएंगे और सारे एलिमेंट्स, सारे atoms of different element क्या होने वाले हैं? डिफरेंट होने वाले हैं। क्लियर है? आगे सबको समझ में? नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट पोस्टुलेट्स है, जब एटम्स कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं, या हम बोलेंगे कंपाउंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कंपाउंड। इस पे क्वेश्चंस आया है, एक ही लाइन है, इधर देख लीजिए, एटम्स आर कंबाइन, एटम्स आर कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल, नहीं, टू फॉर्म कंपाउंड, कंपाउंड नहीं बेटा, टू फॉर्म कंपाउंड एटम। इस लाइन पे क्वेश्चन आ चुका है कि जब एटम्स कंबाइन होते हैं, आप सीधा बैठो बेटा, आराम से बैठने के लिए नहीं आया यहाँ पे, पीठ आपकी सीधी होनी चाहिए, ऐसे नहीं है। सो बेटा देखो, जब एटम्स क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं? कंपाउंड नहीं बनाते हैं, कंपाउंड एटम्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कंपाउंड एटम्स। क्लियर है बात यहां पे? अब ऐसा भी नहीं है कि कितने भी एटम्स कंबाइन हो जाएंगे और कंपाउंड एटम बना देंगे। क्लियर है? एक फिक्स मास रेशियो में कंबाइन होते हैं, एक फिक्स रेशियो में क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं। ऐसा नहीं है कि फिर आपके दिल से ले लीजिए 10 एटम ऑक्सीजन के ले लीजिए, 10 एटम किसके ले लीजिए? हाइड्रोजन के ले लीजिए, और वाटर बना लीजिए, ऐसा नहीं होता है। क्लियर है बात यहां पे? बेटा एक फिक्स प्रोपोर्शन में, एक फिक्स रेशियो में एटम्स कंबाइन होते हैं और क्या बना देते हैं? कंपाउंड नहीं, कंपाउंड एटम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कंपाउंड एटम। तो क्लियर है बात? एटम्स आर कंबाइंड टू फॉर्म कंपाउंड एटम इन फिक्स रेशियो, फिक्स रेशियो में एटम्स कंबाइन होंगे और बाद में क्या बना देंगे? कंपाउंड एटम बना देंगे। आ रहा है सबको समझ में या नहीं आ रहा है? इधर देखो बेटा, मैंने ये बोला है यहां पे, अगर मेरे पास कोई एक एटम है, दैट इज ए। क्या है? ए एक एटम है, और दूसरा जो एटम है मेरे पास वो क्या है? बी है। अब ये दोनों आपस में मिले और उन्होंने बना दिया ए बी। क्या बना दिया? ए बी। तो ये दोनों के दोनों क्या थे? एटम थे। ये दोनों के दोनों क्या थे? एटम थे। अब ये क्या हो गया? दैट इज कंपाउंड एटम। क्या हो जाएगा? कंपाउंड एटम। कंपाउंड मत बोल देना, मैं बार बार बोल रहा हूं, क्या बोलेंगे आप इसे? कंपाउंड एटम्स, कंपाउंड एटम। क्लियर है बात यहां पे? इसका दूसरा मतलब ये होता है कि जो हमने ए एंड बी लिया है, ए एंड बी लिया है, समझ लो, मान लो इसका मास x है, इसका मास y है, इसका मास क्या है? x है, इसका मास क्या हो जाएगा? y जाएगा। तो जो कंपाउंड एटम बना है उसका मास कितना हो जाएगा? x प्लस y। x प्लस क्या हो जाएगा? y। समझ में आ गई ना बात? मतलब इस साइड में जितना मास होगा, इस प्रोडक्ट साइड में भी क्या होगा? उतना ही मास होगा। इस साइड को बेटा, ये जो दो आपस में मिल रहे हैं, इसे कहते हैं रिएक्टेंट साइड। क्या बोलते हैं इसे? रिएक्टेंट साइड। इधर देखो, मैं लिख के बताता हूं आपको, यहां पे ये जो साइड है बेटा, एरो की जो लेफ्ट साइड है, इस एरो की लेफ्ट साइड को बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट। और जो रिएक्टेंट क्या होते हैं? जो रिएक्शन के दौरान कंज्यूम होते हैं।
रिएक्शन के दौरान जो खर्च होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? रिएक्टेंट। और जो रिएक्शन के दौरान बनते हैं और रिएक्शन के दौरान प्रोड्यूस होते हैं उन्हें बोला जाता है प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे आप? प्रोडक्ट। आपको बात समझ में आ रही है ना? जो रिएक्शन के दौरान बेटा कंज्यूम होंगे उसे क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट। और जो रिएक्शन के दौरान बनेंगे उसे क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। तो यहां पे जब रिएक्शन हो जाएगी तो रिएक्टेंट का जितना मास कंज्यूम होगा प्रोडक्ट का उतना ही मास क्या होगा? प्रोड्यूस होगा। आ रहा है सबको समझ में? मैंने क्या बोला आपको? ये रिएक्शन का मास मान लीजिए यहां पे 10 ग्राम था, दोनों का कितना था? 10 ग्राम। तो प्रोडक्ट कितना ग्राम बनेगा? 10 ग्राम ही बनेगा ना। अगर मान लीजिए रिएक्टेंट का मास 100 ग्राम कंज्यूम हुआ है तो प्रोडक्ट का कितना मास बनेगा? 100 ग्राम बनेगा। कितना बनेगा? 100 ग्राम। आ रहा समझ में बेटा? अगर इसका 1000 ग्राम 1 kg मास क्या हुआ है? कंज्यूम हुआ है। 1 kg मास क्या हुआ है? कंज्यूम। तो प्रोडक्ट का कितना मास बनेगा? कितना बनेगा? 1 kg ही बनेगा। मतलब जितना मास कंज्यूम होगा उतना ही मास क्या होगा बेटा? प्रोड्यूस होगा। मतलब मास क्या रहेगा? कांस्टेंट। मास क्या रहेगा? कांस्टेंट। समझ में आ रही है ना बातें? ऐसा थोड़ी ना है कि हमने रिएक्शन मिक्सचर में 1 kg डाला था और 2 kg बन गया। आ रही ना बात समझ में? या यहां पे ½ kg डाला था और यहां पे 10 kg बन गया, ऐसा कुछ हुआ क्या? नहीं। रिएक्शन के दौरान जितना मास कंज्यूम हो रहा है उतना ही मास बन रहा है। इसे कहते हैं मास रिमेन कांस्टेंट। मास क्या हो रहा है? रिमेन कांस्टेंट। तो इसे कहते हैं लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आपको लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पता है ना? एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय दो इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म ऑफ अनदर फॉर्म। तो वैसे ये बेटा लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास को ना तो बनाया जा सकता है ना तो खत्म किया जा सकता है। समझ में आ रही ना बातें आपको? मतलब मास क्या रहेगा? रिमेन कांस्टेंट। और इसी स्टेटमेंट को कहते हैं बेटा दैट इज द, इसी स्टेटमेंट को कहते हैं दैट इज द लॉज ऑफ, क्या बोलेंगे? लॉज ऑफ कंजर्वेशन। क्या बोलेंगे? लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जिस प्रकार बेटा लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है उसी प्रकार क्या होता है? लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? जितना मास खर्च होगा उतना मास बनेगा, बस। जितना मास रिएक्शन के दौरान खर्च होगा उतना ही मास रिएक्शन के दौरान बन जाएगा। मतलब मास रिमेन कांस्टेंट। मास अगर कांस्टेंट है तो उसे बोलते हैं बेटा लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आगे सबको समझ में? अरे चारों पॉस्टुलेट समझ में आ रहे हैं आपको? मैंने क्या बोला आपको बेटा? एवरी एटम्स इज कंपोज ऑफ ए स्मॉल टीनी पार्टिकल विच इज कॉल्ड एज द, क्या बोला जाता है उसे? बोलो। अरे बोलो रे, क्या बोलते हैं उसको? एटम्स। क्या बोलते हैं उसको? एटम। और उसके बाद में एटम के सबसे पहले एक थ्योरी, एटम से रिलेटेड सबसे पहले एक थ्योरी प्रपोज की गई। वो किसने की? डाल्टन ने। उसे क्या बोलेंगे आप? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से ये दी गई थी बेटा 1808 में। कब दी गई थी? 1808 में। सबसे पहला पॉइंट क्या है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एवरी मैटर। नेक्स्ट है एटम्स नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। ओए, और उसके बाद में नेक्स्ट है एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर सेम, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट। नेक्स्ट बोला है एटम्स कंबाइंस टू फॉर्म कंपाउंड एटम इन फिक्स्ड रेशियो और इन फिक्स्ड प्रोपोर्शंस। क्लियर है बात यहां पे? आगे सबको समझ में? नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट क्या बोला गया कि देखो जो एटम्स होता है वो हम बोलते हैं कि एक गोले की तरह होता है एटम, लेकिन वैसा कुछ नहीं होता है बेटा एटम। लेकिन उसे माना गया कि एटम इज जस्ट लाइक अ स्फीयर। एटम इज जस्ट लाइक अ स्फीयर। देखो ये जो बातें है ना, ये पहले की बातें बेटा, 18वीं सेंचुरी की बातें है। ये 18वीं सेंचुरी की बातें है कि जो हमने बोला है कि किसी भी मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्ट है उसे हम एटम कहेंगे। और एटम को माना गया है कि वो किसकी तरह होगा? एक स्फीयर की तरह होगा। एक स्फीयर की तरह होगा। तो एक स्फीयर की तरह हम एटम को मानेंगे। इधर देख लीजिए आप, इधर देखो रे आप, यहां पे बेटा ये एक एटम जो है हमने माना कि एक क्या है? एक स्फीयर है, एक गोला है। समझता है ना आपको? सर्कल की तरह नहीं, स्फीयर समझता है ना आपको? हाँ, इस तरीके से होता है स्फीयर। चारों फुटबॉल देखा है ना आपने? दैट इज उसे स्फीयर कहते हैं। तो ये एक स्फीयर की तरह होगा। दूसरी बात, इसका जो सेंटर होगा, इसका जो सेंटर होगा उसे बोला गया दैट इज न्यूक्लियस। क्या बोला गया उसे? न्यूक्लियस। इधर देखो बेटा, जो एटम है, एटम का जो सेंटर है उसे क्या बोला गया? न्यूक्लियस। क्लियर है बात यहां पे? आगे सबको समझ में? और दूसरी बात, इस न्यूक्लियस के अंदर कुछ बेसिक पार्टिकल होते हैं। मतलब एटम के अंदर भी कुछ पार्टिकल होते हैं। एटम के अंदर भी कुछ पार्टिकल होते हैं। जैसा मैटर के अंदर एटम है, अरे है ना? तो एटम के अंदर भी कुछ पार्टिकल होते हैं, उसे बोला जाता है सब एटॉमिक पार्टिकल। क्या बोलते हैं उसे?
सब एटॉमिक पार्टिकल। आ रहा है सबको समझ में? या फंडामेंटल पार्टिकल बोलेंगे हमसे। अब देखो एक सर्कल है जिसे हमने क्या बोला है? एटम बोला है बेटा। इस एटम का जो सेंटर है उसे क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के अंदर होता है बेटा प्रोटॉन। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन। इस न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूट्रॉन। क्या होता है? न्यूट्रॉन। और इस न्यूक्लियस के अंदर होता है मेसॉन। कौन होता है? मेसॉन। जनरल ये 3 पार्टिकल होते हैं, ठीक है। एक पॉजिट्रॉन, एंटी प्रोजिट्रॉन, वो भी होता है, बात करेंगे धीरे धीरे। अब देखो ये एटम बहुत बड़ा है क्या? अरे बहुत बड़ा है क्या एटम? नहीं, एटम बहुत छोटा है। समझ में आ रही है ना बातें आपको? एटम जो है वो बहुत छोटा है। अब उसका जो न्यूक्लियस होगा वो न्यूक्लियस क्या बहुत छोटा, बहुत बड़ा होगा क्या? फिर नहीं बेटा, न्यूक्लियस भी बहुत छोटा होगा। आप अज्यूम कीजिए एक क्रिकेट ग्राउंड में आप खड़े हैं, सेंटर में क्रिकेट ग्राउंड जो जहां पे मैचेस वगैरह चलते हैं, ठीक है। एक बड़ा का स्टेडियम है, पूरा स्टेडियम है, सोच लीजिए पूरा स्टेडियम है। तो वो जो पूरा स्टेडियम है ना, वो मान लीजिए कि एटम है। वो क्या है? एटम है। ये वाला, ये जो एटम्स है ना बेटा, मान लीजिए पूरा का पूरा क्या है? स्टेडियम है। और उस स्टेडियम के सेंटर में हमने एक बेटा क्या रख दिया? बॉल रख दिया हमने, टेनिस बॉल रख दिया। टेनिस बॉल की साइज पता है ना इतनी होती है, ज्यादा से ज्यादा, वो रख दिया। तो वो जो पूरा का पूरा जो स्टेडियम है ना, वो पूरा का पूरा स्टेडियम मान लो एटम है, तो उसका न्यूक्लियस कितना होगा? वो टेनिस बॉल कितना। आ रहा है क्या समझ में? मतलब एटम उस सेंटर से कितना बड़ा है? फिर बहुत ज्यादा बड़ा है। समझ में आ रही है ना बातें आपको? नियरली क्या होता है? 1 लाख गुना ज्यादा होता है, बड़ा होता है। क्लियर है? अगर मान लीजिए इसकी रेडियस, इस न्यूक्लियस की रेडियस 10 मीटर है। इसकी रेडियस क्या है? 10 मीटर। तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी? 10 टू दी पावर 5 मीटर हो जाएगी एटम की रेडियस। एटम जो है वो न्यूक्लियस की रेडियस से, एटम की रेडियस बेटा बहुत बड़ी होती है। आपको समझ में तो आ रही है ना बातें? अरे जो स्टेडियम है पूरा का पूरा, जो जहां पे खेलते नहीं वो नहीं बोल रहा हूं, जहां पे बैठते भी है ना वो भी बोल रहा हूं। वो पूरा का पूरा जो है वो एटम है, और जो टेनिस बॉल रखा हुआ है वो क्या हो जाएगा? उसका न्यूक्लियस हो जाएगा। इतना छोटा क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। और उसके कंपैरिजन में एटम उतना बड़ा होता है जितना मैंने बोला है आपको। क्लियर है बात यहां पे? अब ये न्यूक्लियस आपको सबको समझ में आ गया कि न्यूक्लियस बहुत छोटा है करके? क्लियर है बातें सबको कि बेटा ये जो न्यूक्लियस है ये बहुत छोटा है, मतलब इसकी रेडियस बहुत छोटी होगी। अरे इसकी जो रेडियस होगी वो बहुत छोटी होगी। तो देख लीजिए आप, मैं लिख के बता रहा हूं आपको कि जो न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है बेटा, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ एटम नहीं बोला है मैंने, क्या बोला है? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, विच इज इक्वल टू होती है 10 टू दी पावर माइनस 15 मीटर। कितनी होती है? 10 टू दी पावर माइनस 15 मीटर, इतनी होती है। और इस 10 टू दी पावर माइनस 15 मीटर को आल्सो कॉल्ड एज कहते हैं 1 फर्मी। क्या बोलते हैं इसे? 1 फर्मी। तो ये बात भी दिमाग में रखिए आप कि 10 टू दी पावर माइनस 15 मीटर को आल्सो कॉल्ड एज क्या कहते हैं? 1 फर्मी। ऐसे नहीं, इधर देख लीजिए 1 फर्मी। क्या बोलेंगे आप उसे? 1 फर्मी। एक्चुअली फर्मी कैसे पढ़ा? यूएस में एक बेटा एक न्यूक्लियर रिएक्टर है जिसका नाम फर्मी है, तो उस पर से नाम दिया गया, दैट इज फर्मी। न्यूक्लियर रिएक्टर समझता है क्या आपको? न्यूक्लियर रिएक्टर जैसे कि राजस्थान के पोखरण में एक न्यूक्लियर रिएक्टर है जहां पे बेटा एटॉमिक टेस्ट किए जाते हैं। पता है ना एटॉमिक टेस्ट, रॉकेट का लॉन्चिंग या फिर कोई रिएक्शंस वगैरह किए जाते हैं। उसे ऐसे करते हैं क्या मैदान में आके कर देंगे रिएक्शंस? ऐसे होगी कि रिएक्शंस हो? नहीं ना, ऐसे ओपन ग्राउंड में आएंगे, चलो बोलो एटम के एटम से टक्कर मारेंगे, दूसरे कोई कंपाउंड बना देंगे, ऐसा होगा क्या? ऐसे नहीं होगा बेटा। वो रिएक्शंस को कराने के लिए एक इक्विपमेंट लगता है, उसे बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन कराने के लिए एक इक्विपमेंट लगता है, उसे बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर। तो वो न्यूक्लियर रिएक्टर वैसे जैसे पोखरण में है, उसी तरीके से अमेरिका में बेटा एक न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम फर्मी है। उसी के ऊपर से नाम दिया गया था कि 1 फर्मी इक्वल टू 10 टू दी पावर माइनस 15 मीटर, और 10 टू दी पावर माइनस 15 मीटर को बोला जाता है 1 फर्मी। आ रहा है सबको समझ में? क्लियर है? तो ये बात, रेडियस देखो बहुत बड़ी है क्या? अरे बहुत छोटी है रेडियस। कितने मीटर है? 0.14 टाइम्स 01 मीटर। क्लियर है बात यहां पे? और रही बात एटम की रेडियस की, तो मोटा मोटा बता देता हूं एटम की रेडियस, लेकिन ऐसा बोलना गलत होता है कि हम एटम की रेडियस नहीं निकाल सकते। एटम की, आपको अगर कोई बोल देगा कि एटम की रेडियस बताओ, तो बेटा एटम की रेडियस को नहीं गिना जा सकता है जब एटम इकलौता एक हो। हाँ, किसी के साथ में अगर जुड़ा हुआ है तो आप एवरेज एटॉमिक रेडियस निकाल सकते हो, लेकिन वैसे बोलना गलत होता है कि एटम की एटॉमिक रेडियस होती है। क्या एटॉमिक रेडियस डिफाइन होती है? नहीं होती है। तो केमिस्ट्री में या साइंस में कुछ चीजें बेटा डिफाइन नहीं होती है, जैसे कि एटॉमिक रेडियस को डिफाइन नहीं किया जा सकता। दूसरी बात बेटा, कांस्टेंट मतलब क्या करेंगे हम?
क्लोज वेसल में बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन नहीं किया जा सकता। अगर एक क्लोज वेसल है, क्या है, आप एक बर्तन है बेटा, एक बर्तन में आपने पानी लिया, उस पानी को उबाल रहे हो, आप हीट कर रहे हो, 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। लेकिन उसके ऊपर अगर आपने ढक्कन रख दिया तो आप उसमें उस वक्त में उसका टेम्परेचर या बॉइलिंग टेम्परेचर तो बता सकते हो, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन नहीं होगा। ये कुछ बातें हैं कि क्लोज वेसल में बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन नहीं होता, लाइक दैट एटॉमिक रेडियस को भी डिफाइन नहीं किया जा सकता। अगर जो बोल रहा है एटॉमिक रेडियस तो बेटा वो गलत है, आप इसे सिंगल एटम की एटॉमिक रेडियस को डिफाइन नहीं किया जा सकता, लेकिन थोड़ा बहुत हम बता सकते हैं कि दैट इज मतलब एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता सकते हैं कि दैट इज द रेडियस ऑफ एटम, रेडियस ऑफ एटम। इधर देखो बेटा, रेडियस ऑफ एटम विच इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर, -10 मीटर। मैंने बोला कि ये 1 लाख गुना बड़ा होता है इससे। अरे देखो ना, ये 10 टू द पावर -10 है, 10 टू द पावर -15 है, मतलब 1 लाख गुना क्या है, ये एटम बड़ा है। किससे बड़ा है? न्यूक्लियस से। एटम की रेडियस कितनी है बोलो? 10 टू द पावर -15 मीटर। 10 टू द पावर सॉरी, एटम की रेडियस कितनी है? 10 टू द पावर 10 मीटर, -10 मीटर। और न्यूक्लियस की रेडियस कितनी है? 10 टू द पावर -15 मीटर। किसकी रेडियस बड़ी है, एटम की या न्यूक्लियस की? एटम की रेडियस क्या है? बड़ी है। एटम की रेडियस बड़ी है बेटा, ये 10 टू द पावर -10 मीटर है और ये 10 टू द पावर -15 मीटर है। और 10 टू द पावर -15 मीटर को क्या बोलते हैं? 1 फर्मी। आगे सबको समझ में क्लियर है? अब आगे बढ़ते बेटा, इधर देखिए आप, मैंने ये बोला है कि जो एटम्स के अंदर जो बेटा न्यूक्लियस है, जो सेंटर है, उसे बोलते हैं न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के अंदर 3 पार्टिकल है, एक है, पहला है प्रोटॉन, दूसरा है न्यूट्रॉन, तीसरा है इलेक्ट्रॉन, सॉरी मेसॉन। क्या हो जाएगा? मेसॉन। अब ये जो है, ये जो पार्टिकल नजर आ रहे हैं आपको 2, कौन से? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। बेटा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कहते हैं न्यूक्लियॉन। क्या बोलेंगे आप इन्हें? न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियस नहीं बोलते, न्यूक्लियस को न्यूक्लियॉन नहीं बोलेंगे, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और मेसॉन ही नहीं है। सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, दोनों के मूल को क्या बोलते हैं बेटा? न्यूक्लियॉन। अगर मैं एक न्यूक्लियॉन की बात कर रहा हूं तो एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन की बात हो रही है। अगर मैं 2 न्यूक्लियॉन की बात कर रहा हूं तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन की बात हो रही है। अगर मैं 10 न्यूक्लियॉन बोल रहा हूं बेटा तो 10 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन की बात हो रही है। आ रहा है सबको समझ में? क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन। उसमें मेसॉन को मत पकड़ लेना बेटा, मेसॉन अलग चीज होती है। मेसॉन क्या है? अलग है। अब ये जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूट्रॉन को N से रिप्रेजेंट करते हैं और मेसॉन को पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब समझ में नहीं आ रहा है आपको? इधर देखो बेटा, ये जो मेसॉन है ये पाई है। ये 1935 में डिस्कवर्ड हुआ था बाय H युकावा, हिडेकी युकावा। सो इधर लिख देता हूं, इधर देखो बेटा, दिस मेसॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, दिस मेसॉन वाज डिस्कवर्ड बाय H युकावा, H युकावा, H युकावा। दिस आर द जापानीज साइंटिस्ट है जिसने 1935 में एक बेटा एटम्स के न्यूक्लियस के अंदर एक पार्टिकल और नया इजाद किया। इजाद का मतलब होता है डिस्कवर, ठीक है, खोजा, ठीक है। दैट पार्टिकल विच इज कॉल्ड, उसे क्या बोलते हैं? मेसॉन। किसने डिस्कवर किया? H युकावा, H युकावा, दैट इज हिडेकी युकावा, हिडेकी युकावा। वो सर्वेश के बाद के बता रहे मेसॉन किसने डिस्कवर किया? जो पेन मुंह में डाल रहा है तो, हाँ बता किसने डिस्कवर किया? किसने डिस्कवर किया? मेसॉन। हाँ, सो रहा है कि वहां पे मुंह में पेन डाल के? बच्चा है कि तो छोटा, जब सोना होगा तो बाहर जाके सो जा, और बैठना है तो क्लास में यहां पे ध्यान दिया कर, ठीक है। तो दैट इज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट H युकावा इन 1935। सो ये बात ध्यान में रखना। अब सवाल ये है कि ये मेसॉन का फंक्शंस क्या है? बता दूं आपको मेसॉन का क्या फंक्शंस होता है? तो मुझे एक बात बताइए, ये जो न्यूक्लियस है, किसका न्यूक्लियस है बोलो? एटम का। बहुत बड़ा है कि छोटा है? बहुत छोटा है। तो मुझे एक बात बताइए, इसके अंदर क्या है? प्रोटॉन है। अब प्रोटॉन किसके बराबर होते हैं बताइए जरा मुझे आप? एटॉमिक नंबर के बराबर। एटॉमिक नंबर, किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर जितना होता है उतने क्या होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। और नंबर ऑफ प्रोटॉन को रखने के लिए बहुत बड़ी जगह दी हुई है क्या? नहीं बेटा, एक बहुत छोटी जगह दी हुई है। मान लीजिए एक मेरे पास में एटम है बेटा सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। सोडियम में कितने प्रोटॉन होंगे? 11। समझ में आ रही ना बात है आपको? चलिए आप ले लीजिए जिंक। क्या लेंगे हम? जिंक। जिंक लिया हमने, और जिंक का एटॉमिक नंबर कितना है? 30। तो कितने प्रोटॉन होंगे जिंक में? 30। अब एक प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। दूसरे प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज। 30 के 30 प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज। और 30 के 30 प्रोटॉन यहां पे होंगे,
इतनी सी जगह में होंगे ना। ऐसा है कि फिर 30 प्रोटॉन होंगे तो न्यूक्लियस बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होगा ना। और यूरेनियम, यूरेनियम 92 है एटॉमिक नंबर, तो कितने प्रोटॉन होंगे 92। तो मुझे एक बात बताइए, इतना छोटा सा जो न्यूक्लियस है जिंक का, तो उसके अंदर उसकी जो रेडियस है वो 10⁻⁻15 मीटर है। इतने से छोटे से जगह में 30 प्रोटॉन रह पाएंगे क्या? क्योंकि हर प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। अभी आपने फिजिक्स में पढ़ा है कि पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते हैं? रिपेल। नेगेटिव पॉजिटिव क्या करते हैं? अट्रैक्ट। तो बेटा वो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगी कि नहीं करेगी? अरे चुपचाप बैठेंगे क्या वो शांति से? जैसे आप बैठे हो बेटा, क्या ऐसे कोई वो शांति से बैठेंगे क्या? वो नहीं बैठेंगे ना, गड़बड़ तो करेंगे ना। करेंगे कि नहीं करेंगे? क्यों करेंगे? सारे प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। एक में को लाता बुक्की तो मारेगी वो, बिल्कुल, क्योंकि सब पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है ना? पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं है? यहाँ पे सबको समझ में आ रही है बातें यहाँ पे कि इसमें बेटा जो सारे पॉजिटिव प्रोटॉन है वो एक में को क्या करेंगे? रिपेल। अगर एक में को रिपेल करेंगे तो ये न्यूक्लियस क्या हो जाएगा? स्टेबल कि अनस्टेबल? अनस्टेबल। अगर न्यूक्लियस अनस्टेबल हो गया तो एटम स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा? अनस्टेबल। लेकिन हम देखते हैं कि एटम एलिमेंट जो है या एटम है वो स्टेबल होते हैं। क्या होते हैं? स्टेबल है। इसका क्या मतलब है कि कोई तो ऐसी कोई तो एनर्जी है या कोई तो ऐसा फोर्स है जो बेटा इनको चुपचाप बैठने के लिए मजबूर कर रहा है। नहीं, गड़बड़ नहीं करना है। समझ में आ रही ना बात आपको? जैसे आप क्लास में बैठे हो, मैं जैसे ही क्लास में से बाहर जाऊंगा आप गड़बड़ करने लगोगे, ठीक है? जैसे ही मेरी क्लास में एंट्री हो जाएगी तो आप चुपचाप बैठोगे। बैठोगे कि नहीं बैठोगे? मतलब कोई फोर्स है, कोई एनर्जी है जो आपको बेटा बांध के रख रहा है, आपके ऊपर कंट्रोल रख रहा है। लाइक दैट, जैसे कि मैं आपके ऊपर कंट्रोल रख रहा हूं, वैसे ही समझना है, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, ठीक है? तो ऐसा ही कोई फोर्स होगा जो इस न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन को बांध के रखेगा। समझ में आ रही है ना बातें आपको? उसे बोलते हैं बेटा बाइंडिंग एनर्जी। कौन सी एनर्जी बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। अब सवाल यह है कि वो समझ में आ रहा है ना बाइंडिंग एनर्जी? बाइंडिंग एनर्जी बोले तो ऐसी एनर्जी बेटा जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर बांध के रखती है। दैट एनर्जी व्हिच इज कॉल्ड एज द बाइंडिंग एनर्जी। और वो बाइंडिंग एनर्जी आती कहां से पता है? इस मेसॉन की वजह से। इस मेसॉन की वजह से, क्योंकि मेसॉन में 3 मेसॉन होते हैं। एक होता है पॉजिटिव मेसॉन, एक होता है नेगेटिव मेसॉन और एक होता है न्यूट्रल मेसॉन। बाद में बात करेंगे जब न्यूक्लियर केमिस्ट्री स्टार्ट होगा ना, तो सारी बातें बताऊंगा आपको। जितना आप लॉजिकली समझ सकते हो उतनी बातें तो आपको बता ही रहा हूं। क्लियर है ना? लॉजिकल बात है यार कि इतने से छोटे से न्यूक्लियस में इतने सारे प्रोटॉन कैसे बैठेंगे? तो उनको बांधने के लिए जो एनर्जी लगती है उसे बोलते हैं हम, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी। कौन सी एनर्जी? बाइंडिंग एनर्जी। तो देखो यहां पे ये है एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी नहीं बोलेंगे बेटा इसे, मैं लिख देता हूं यहां पे, क्या बोलेंगे आप इसे? दैट इज बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी, बस एक मिनट दीजिए। दैट इज द बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी। कौन सी एनर्जी? बाइंडिंग एनर्जी। बोले तो कौन सी एनर्जी है बाइंडिंग एनर्जी? बोलो जरा। दैट एनर्जी व्हिच होल्ड द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर बांध के रखने वाली जो एनर्जी है बेटा, मतलब न्यूक्लियन को न्यूक्लियस के अंदर जो बांध के रख रही है एनर्जी, उसे क्या बोलेंगे आप? बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी। सो दैट इज बाइंडिंग एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी और एनर्जी विच, बोलो, विच होल्ड किसको होल्ड करेगी? विच होल्ड दी न्यूक्लियन। विच होल्ड दी न्यूक्लियन। और विच होल्ड दी न्यूक्लियन का मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। विच होल्ड दी न्यूक्लियन, दैट इज प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। इनसाइड दी, बोलो रे, इनसाइड दी न्यूक्लियस। एंड दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज कॉल्ड एज दी विच एनर्जी? बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी। क्लियर है बात? न्यूक्लियन को, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर बांध के रखने वाली जो एनर्जी है, या उनको दोनों को बेटा बांध के रखने के लिए यहां पे एक एनर्जी रिक्वायर्ड है। दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी। अब देखो उसकी वैल्यू अलग अलग होती है। बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू अलग अलग होती है। एक न्यूक्लियन के लिए बांधने के लिए एनर्जी होती है, उसे कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। समझ में आ रही ना बातें आपको? और आयरन के लिए सबसे ज्यादा होती है, दैट इज 8.7 के आसपास। इसलिए बेटा आयरन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। पता है ना? आयरन जो बिल्डिंग बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पता है ना? जिसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाए, कम हो जाए, वो क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। जैसा गोल्ड और आयरन की बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम होती है, इसलिए तो कैसे होते हैं? हाथ से टूट जाते हैं। हाथ से नहीं टूटते, मोल्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मोल्ड हो जाते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं? देखा ना आपने कितने नरम होते हैं? क्या बोलते हैं उसे? मेलिएबल। और क्या होते हैं? डक्टाइल होते हैं, जिससे हम तार निकाल सकते हैं, जिसको ठोक ठाक के आप शीट और पतरे बना सकते कि नहीं? लेकिन आयरन को बना सकते हैं आयरन से भी, लेकिन आयरन की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होने की वजह से, इसलिए बेटा वो बिल्डिंग बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपने कभी सोचा है कि आयरन की ही क्यों करते हैं करके? समझ में आ रही ना बातें? क्यों आयरन के अलावा गोल्ड से बना दो ना बाहर सरिये वगैरह,
गोल्ड से बना दो, सिल्वर से बना दो, सिल्वर से छोड़िए आप एल्यूमिनियम से बना दो। क्यों नहीं बनाते? ये एल्यूमिनियम जो फ्रेम आती है, आपने देखा ना, आप इसके ऊपर चढ़ जाइए कई बार, क्या हो जाएगी? बेंड हो जाएगी ना, क्योंकि इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्या होती है? कम होती है। आ गया सबको समझ में? क्लियर है बातें बेटा? देखो, एक एटम से आपको कुछ बातें पुरानी बताया है और कुछ बातें आपको यहां पे नई भी बताया है। तो क्लियर है आपको? क्लियर है बेटा यहां पे कि इलेक्ट्रॉन जो, सॉरी, ये क्या होता है? एटम्स क्या होता है? एटम के अंदर बेटा न्यूक्लियस सेंटर होता है, उसे बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड मेसॉन। प्रोटॉन और न्यूक्लियन को क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियस की रेडियस कितनी होती है? 10⁻⁻15 मीटर, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज 1 फर्मी। एटम न्यूक्लियस से बड़ा होता है कि छोटा होता है? बड़ा होता है। कितने टाइम बड़ा होता है? 1 लाख टाइम। और उसकी रेडियस कितनी होती है? 10⁻⁻10 मीटर। अब देख लीजिए, न्यूक्लियस के अंदर तो पता चल गया आपको क्या क्या है, न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन सा मसाला है, ये सबको समझ में आ गया। अब बेटा न्यूक्लियस के बाहर क्या है? न्यूक्लियस के बाहर बेटा होता है एक पार्टिकल, उसे बोला जाता है इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं उसे? इलेक्ट्रॉन। और ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसको कोई काम धंधा नहीं है बेटा, इससे एक ही काम है, दैट कंटिन्यूअसली रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। क्लियर है? जैसे कि सोलर प्लैनेट्स में, सोलर सिस्टम में डिफरेंट प्लैनेट्स रिवॉल्व होते हैं अराउंड दी सन, लाइक दैट बेटा इस इलेक्ट्रॉन को भी चुपचाप इस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व होने का काम दिया गया है। समझ में आ रही है ना बातें आपको? तो बेटा ये कंटिन्यूअसली क्या होगा? यहां पे रिवॉल्व होगा। कौन रिवॉल्व होगा? इलेक्ट्रॉन। किसके अराउंड रिवॉल्व होगा? न्यूक्लियस के अराउंड। समझ में आ गई बात? और एक फिक्स सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व होगा, और उस फिक्स सर्कुलर पाथ को बोलते हैं बेटा ऑर्बिट। क्या बोलते हैं इसे? ऑर्बिट। किसे बोलते हैं ऑर्बिट? इसको। समझ में आ गई बात? किसे कहते हैं ऑर्बिट? ऑर्बिट बेटा एक सर्कुलर रास्ता है, एक सर्कुलर पाथ है, किसके अराउंड? न्यूक्लियस है, जिसके अंदर कौन घूमेगा? इलेक्ट्रॉन। अब न्यूक्लियस, सवाल यह है कि न्यूक्लियस के अराउंड कितने ऑर्बिट है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, K L M N O P। समझ में आ गई ना बात आपको? तो बेटा 1 2 या 3 या 4 या 5 नहीं है बेटा, इनफाइनाइट है। क्या है? इनफाइनाइट। मैं बताऊंगा आपको। इसलिए तो बेटा एटम की रेडियस को गिना नहीं जा सकता, क्योंकि यहां पे एक ऑर्बिट नहीं है। बच्चे बोल देते हैं कि अगर मैं पूछ लूंगा आपसे कि बताइए हाइड्रोजन की रेडियस कितनी होगी, हाइड्रोजन का फर्स्ट जो रेडियस होगी वो कहां से कहां होगी, तो बच्चे बोल देते हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट, दैट इज हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट ऑर्बिट क्या होगा, तो बोल देते बच्चे K होगा करके। गलत हो जाता है। इनफाइनाइट ऑर्बिट होते हैं। क्या होते हैं? इनफाइनाइट ऑर्बिट। धीरे धीरे बढ़ाएंगे आगे, बात आपको समझ में आएगी। अगर मैं कुछ बोल रहा हूं यहां पे नहीं समझ में आ रहा है तो आप टेंशन नहीं लेना है बेटा, धीरे धीरे सारी बातें आपको समझ में आएगी। तो क्लियर है बात? इलेक्ट्रॉन जो है एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व होगा, उसे क्या बोलेंगे आप? दैट इज इलेक्ट्रॉन। और उस सर्कुलर पाथ को क्या बोलेंगे? ऑर्बिट। और दूसरी बात यहां पे देखिए, ये प्रोटॉन पे जो होता है बेटा पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है। न्यूट्रॉन पे कौन सा चार्ज है? क्या नहीं, न्यूक्लियस के अंदर 2 मेन पार्टिकल है जिन्हें हम फंडामेंटल पार्टिकल या सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। वो है प्रोटॉन, दूसरा क्या है? प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज है? न्यूट्रॉन पे कौन सा चार्ज है? न्यूट्रल है। कौन सा है? न्यूट्रल। इस वजह से बेटा इस न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव। किसकी वजह से? प्रोटॉन की वजह से, न्यूट्रॉन की वजह से? प्रोटॉन की वजह से। और ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। अब देखो ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल है, बस इनकी बात करते हैं। बाद में कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है, वो हम मंडे के लेक्चर में, मंडे को तो टेस्ट होगी आपकी, ठीक है, बाद में बोलूंगा। अभी पहले हम बात करते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। सब एटॉमिक पार्टिकल समझ में आ रहा है? पहला कौन सा है? प्रोटॉन। दूसरा कौन सा है? तीसरा कौन सा है? न्यूट्रॉन। क्लियर है बात? यहां पे उन्हें बोलते हैं बेटा दैट इज द सब एटॉमिक पार्टिकल। क्या बोलेंगे? बोलो। सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल। देखो यहां पे एक एक करके बात करेंगे, इससे पहले भी बता चुका हूं, लेकिन दोबारा से बेटा दोबारा से बता देता हूं आपको। इधर देख लीजिए, सब एटॉमिक पार्टिकल। सबसे पहले क्या लिखेंगे आप? बोलो। सबसे पहले आप लिखेंगे पार्टिकल्स, कि कौन कौन से पार्टिकल है। इधर देखिए, सबसे पहले लिखेंगे आप पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल। दूसरा क्या लिखेंगे? उनकी डिस्कवरी, कि उसे किसने डिस्कवर किया, डिस्कवरी लिखेंगे। तीसरी बात उनका मास लिखेंगे आप। क्या लिखेंगे? मास लिखेंगे। चौथी बात बेटा उनका क्या लिखेंगे आप? चार्ज लिखेंगे। क्या लिखेंगे? चार्ज। और पांचवा आप उसका लिखेंगे रिप्रेजेंटेशन, कि उसे दर्शाया कैसे जाता है। आपको एक बात तो समझ में आ रही है ना, कि जो एटम है, एटम को क्या है? एटॉमिक मास है। एटम को क्या है? एटॉमिक मास। तो बेटा जो उसके अंदर, एटम के अंदर जो पार्टिकल रखे हुए, उनको भी तो मास होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा ना, 4-5 किलो तो होगा आसपास। होगा क्या 4-5 किलो? नहीं ना, अरे बहुत कम होगा, होगा ना कम।
तो वो कभी देखते हैं, कम ही मास बात करेंगे हम उसकी। तो देखो सबसे पहला जो पार्टिकल है बेटा, सबसे पहला जो पार्टिकल है वो है बेटा इलेक्ट्रॉन। कौन सा है? इलेक्ट्रॉन। सीक्वेंस से बता रहा हूं कि सबसे पहला जो डिस्कवर्ड हुआ था वो क्या था? इलेक्ट्रॉन। किसने डिस्कवर्ड किया था? जे थॉमसन। किसने डिस्कवर किया था? जे थॉमसन। कब किया था? इन 1897। कब किया था बेटा? 1897। आपको ईयर ध्यान में रखना पड़ेगा, साथ ही साथ डिस्कवरी। यहां पे बस एटॉमिक स्ट्रक्चर में यही मजबूरी है, मेरी बोलो या आपकी बोलो या दोनों की बोलो, ईयर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्यों? ईयर नहीं पूछे जाते, लेकिन जो एटॉमिक मॉडल की एक सिंग बनती है बेटा कि पहले कौन सा हुआ था, उसके बाद में कौन सा हुआ, उसके बाद में कौन सा हुआ, एक एक करके एक लाइन है, एक टाइम लाइन है। लाइन नहीं बोलेंगे उसे, टाइम लाइन बोलेंगे। तीसरे एटॉमिक स्ट्रक्चर के तीसरा या चौथा लेक्चर होगा ना, तब बताऊंगा आपको टाइम लाइन क्या होती है। मतलब सबसे पहले क्या डिस्कवर हुआ? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई, बाद में डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हुई, बाद में डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन हुई। इसको बोलते टाइम लाइन। समझ में आ रही है ना बातें? मास कितना है रे इसका? बोलो 0.0005 AMU। अरे है ना, मास देखो बहुत कम है। और अगर हाँ, मैं अगर इसको ग्राम में लिखूंगा तो ग्राम में कितना होता है? 9.12 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। आप AMU का ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बाय मल्टीप्लाइड बाय 1.66 इंटू 10⁻⁻24। बोला था कि नहीं बोला था? 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। बोला था कि नहीं बोला था? तो इतना AMU है बेटा। अगर आपने इसको 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम से मल्टीप्लाई कर दिया तो 9.12 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम आ जाएगा। आगे सबको समझ में क्लियर है? ये है। हाँ, नेक्स्ट क्या है? चार्ज। चार्ज पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है? किस पे ऊपर? आपके ऊपर या इलेक्ट्रॉन के ऊपर? इलेक्ट्रॉन के ऊपर। कितना होता है बेटा वो? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 किलो। -19 माइनस होता है किसके ऊपर? चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर। और वो माइनस में कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन 1E0, या इसको ऐसे लिखा जाता है E⁻⁻1। दोनों में से कोई भी। मैं आगे से इलेक्ट्रॉन पूरा थोड़ी ना लिखूंगा, मैं इलेक्ट्रॉन लिखूंगा E⁻⁻1 या -1E0, -1E0 और E⁻⁻1। आगे सबको समझ में क्लियर है? अब बात करते हैं बेटा इसके दूसरा डिस्कवरी किसकी हुई थी? दूसरी डिस्कवरी हुई थी बेटा प्रोटॉन की। किसकी हुई थी बोलो? प्रोटॉन। प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया था? गोल्डस्टीन ने। किसने डिस्कवर किया? गोल्डस्टीन ने। कब डिस्कवर किया? इन 1911। इन 1911। ईयर आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, इधर ध्यान दो, मैं लास्ट में पूछूंगा। सो प्रोटॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन। और प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है, वो होता है 1.0078 AMU। अगर 1.66 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्राम में कितना आ जाएगा बोलो? ग्राम में आ जाएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻24। और ये कितना आ जाएगा? ग्राम। अरे यार 1.0078 AMU बोले तो नियरली 1 AMU के बराबर है ना। थोड़ा सा तो ज्यादा है यार, थोड़ा सा क्या है? ज्यादा है, लेकिन नियरली 1 AMU है ना। नियरली क्या है? 1 AMU। तो इसको 1.66 इंटू 10⁻⁻24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्राम में आ जाएगा। तो वो इतना आ रहा है। कितना आ रहा है बोलो? 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। किसका मास है? प्रोटॉन का। किसका मास है? प्रोटॉन का। अब जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन पे चार्ज होता है, बट इतना शर्त यह है कि वो पॉजिटिव में होता है। आया सबको समझ में? कितना होगा बोलो? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन पे जितना चार्ज होता है उतना ही चार्ज किस पे होता है? इलेक्ट्रॉन पे। और जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है उतना ही चार्ज क्या होता है? प्रोटॉन पे। सिर्फ कंडीशन ये है कि प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, PP। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। न्यूट्रॉन न्यूट्रल, न्यूट्रॉन न्यूट्रल। न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल होता है। और चलो रिप्रेजेंटेशन क्या बोला था बोलो? 1p1। और क्या बोला था बेटा? 1h1। क्या बोला था? 1h1। प्रोटॉन को दर्शाया कैसे जाता है? पीछे वाले इधर देखो बेटा, 1p1 और 1h1। 1p1 और दी 1h1। क्लियर है बात? आगे सबको समझ में? चलिए एक लास्ट पार्टिकल की बात करते हैं बेटा, दैट इज न्यूट्रॉन। क्या है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट चैडविक। किसने डिस्कवर किया था? चैडविक ने। कब डिस्कवर किया था? 1932 में। इसकी डिस्कवरी थोड़ी लेट हुई, प्रोटॉन के 20 साल के बाद इसकी डिस्कवरी हुई, 20-21 साल के बाद। क्यों डिस्कवरी लेट हुई इसकी? क्योंकि ये न्यूट्रल पार्टिकल है। देखो नेगेटिव चार्ज तो पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा,
पॉजिटिव चार्ज निगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट होगा, न्यूट्रॉन तो सीधा चला जाएगा ना, मालूम नहीं गिरेगा कि है या नहीं है करके। इस वजह से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी लेट हुई। बताऊंगा आपको क्यों लेट हुई, तो और भी थोड़ा और इलेबोरेट करके बताऊंगा। तो चलिए, दैट इज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट चैडविक। इसका मास कितना होता है बोलो? 1.0086 AMU। कितना होता है? 1.0086 AMU। किसका मास है? न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन का मास अगर ग्राम में बोला जाएगा तो इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा, 1.675 इंटू 10 टू दी पावर -24 ग्राम। -24 ग्राम। अभी देखो ना, ये भी नियरली 1 AMU है, ये भी नियरली क्या है? 1 AMU, लेकिन न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा ज्यादा है। न्यूट्रॉन का मास क्या है? थोड़ा सा ज्यादा है। चलो, चार्ज कोई होता है क्या? नहीं, दैट इज नो चार्ज। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता है क्या रे? नहीं, दैट इज नो चार्ज। और बताइए न्यूट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन क्या है? दैट इज N1, 0 N1। क्या हो जाएगा? 0 N1। क्या हो जाएगा? N सही से नहीं आ रहा है ना, ये अच्छे से बना देंगे। 0 N1 क्या हो जाएगा? 0 N1। जो नीचे लिखा है वो नीचे लिखना है, जो ऊपर लिखा है वो ऊपर ही लिखना है, ठीक है? अपनी मनमर्जी नहीं करना है कि दोनों तीनों साथ में लिख देना है ऐसे। जो बेटा ऊपर है वो ऊपर ही रहेगा, जो नीचे है वो नीचे रहेगा। क्लियर है बात? आ गया सबको समझ में? सो दिस आर द सब एटॉमिक पार्टिकल है। थोड़ा आप देखो, आप इसे थोड़ा सा कि सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल में 3 पार्टिकल है। पहला है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन इन 1897। और उसके बाद में मास कितना उसका? 0.00055 AMU। और चार्ज कितना है उसके ऊपर? -1.66 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। -19 कूलम। रिप्रेजेंटेशन क्या है? -1 E0। -1 E0। प्रोटॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन इन 1911। मास कितना है? 1.0078 AMU। चार्ज कितना है? 1.66 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। -19 कूलम। रिप्रेजेंटेशन क्या है? 1p1 और 1h1। उसके बाद में न्यूट्रॉन चैडविक इन 1932। मास कितना है? 1.0086 AMU। और चार्ज कितना है? 0। रिप्रेजेंटेशन कितना है? 0 N1। 0 N1। क्लियर है सबको बातें? आ गया सबको समझ में? इसके आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? वो स्टॉप कर दे, बस उस पर स्टॉप कर देना। वो जिस पे है ना बेटा, उस पर स्टॉप कर देना उसको।